एफबीआर की जो इनकम टैक्स रिटर्न है 2026 की जो फाइलिंग स्टार्ट हुई हुई है, उसमें ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही है कि लोग हमसे खुद पूछने लग गए हैं कि सर अब हम क्या करें। तो हमारे पास उसका एक ही जवाब है कि जी अब आपका जो बनता है वो आपको देना पड़ेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर आपकी रेंटल इनकम है तो आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो मेंशन करनी है कि आपको किस प्रॉपर्टी का जो है वो रेंट आ रहा है। फिर इसके साथ साथ अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आपको सैलरी इनकम में आपको अपने एम्प्लॉयर का एनटीएन नंबर देना पड़ रहा है कि जी जो बंदा आपको सैलरी दे रहा है वो आपका वो बंदा वो कौन है और उसका जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर या उसका एनटीएन नंबर क्या है। ये दो चीजें तो होगी रेंटल इनकम और उसके साथ जो है वो आपके सैलरी इनकम। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आप प्रॉपर्टी को बेचते भी हैं, उस प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के मामला जो है वो कैपिटल गेन टैक्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिए गए हैं। जबकि इससे पहले सिर्फ 236C का एडवांस टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था, लेकिन अब वो ना सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी को दोबारा से ऐड करवा रहे हैं, उसमें वो आपका डेट ऑफ एक्विजिशन पूछ रहे हैं, कब प्रॉपर्टी ली, कौन सी प्रॉपर्टी ली, उस प्रॉपर्टी की नोयत क्या है, वो जो है वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, वो ओपन प्लॉट है, वो एग्रीकल्चर लैंड है, वो कमर्शियल लैंड है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसमें घर बना है, दुकान बनी है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, वो फार्म हाउस है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर उसको ऐड जब आप कर लेते हैं और आप कहते हैं ये तो प्रॉपर्टी मैंने बेच दी है, तो उसके बेचने के ऊपर वो आपको सिर्फ दो ऑप्शन देता है कि या आप इसको सोल्ड और एक्सचेंज की बात कर सकते हैं, गिफ्ट की बात कर सकते हैं। जब आप सोल्ड और गिफ्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि भाई अगर आपने गिफ्ट की है तो किसको की है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं, आप उसका जो है वो स्टेटस बताएं कि उसका आपके साथ रिश्ता क्या है, कि आपने उसको जो है वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कैसे की है। फिर इसके साथ साथ अगर आप उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि मैंने इस प्रॉपर्टी को बेच ही दी है, तो बेचने के बारे में वो आपसे ये इन्फॉर्मेशन पूछ रही है कि कब बेची, कितने की बेची, और जैसे ही आप बेचने की डेट जो है वो मेंशन करते हैं तो साथ ही आपका होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट होके आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। अब 90% लोगों को इस बात का पता ही नहीं था कि कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है। लोग तो सिर्फ ये समझते थे कि हमने प्रॉपर्टी बेच दी है तो जो हमने उस वक्त बेचते वक्त टैक्स दिया है वो हमारा गेन टैक्स है और वही हमारा कैपिटल गेन टैक्स है। हालांकि मैंने अपनी वीडियोस में काफी दफा बताया कि कैपिटल गेन टैक्स और चीज था और गेन टैक्स जो है वो और चीज है। गेन टैक्स जो है वो उसको बेसिकली कैपिटल गेन टैक्स की डेफिनेशन में शामिल करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो 236C का टैक्स था वो सिर्फ एक एडवांस टैक्स होता था जो कि फाइलर नॉन फाइलर के तौर पे लिया जाता था ताकि आपका जो फाइनल कैपिटल गेन उस पर कैलकुलेट किया जाए, जो कि बेसिकली इस तरह होता है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी कितने की और बेची कितने की, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपकी आमदनी है, वो आपका कैपिटल गेन है और उसके ऊपर एक टैक्स बनेगा नॉर्मल बिजनेस लैब के मुताबिक। तो उसको जो 236C का जो टैक्स है आप उसमें वो एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन लोग जो है वो 236C का टैक्स देके कहते थे जी अब हम फ्री हो गए हुए। फिर इसके साथ साथ एक और चीज भी आ रही है कि अगर आप जो है वो अपना बैंक प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहे हैं, आपको बैंक प्रॉफिट के साथ साथ उसकी जो है वो नोयत लिखनी पड़ रही है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तो सिंक हो रही है एफबीआर का। आपको अपना जो है वो आईबीएन नंबर देना पड़ रहा है। अब जारी बात है जब आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो डिक्लेयर करेंगे आपको उसका क्लोजिंग बैलेंस भी देना पड़ेगा। अब कितने लोग हैं उन्होंने कौमी मर्कज़ी बचत में 50-50 लाख रुपया जो है वो रखवाया हुआ है और उसमें जब उनका वो प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ रहा है अब उनको उसका 50 लाख देना पड़ा तो उनके पास पीछे कैश ही कोई नहीं है क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पहले डिक्लेयर ही नहीं की हुई थी। फिर इसी तरह अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो गाड़ी की वो आपसे एक एक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, कौन सी गाड़ी है, उसका मॉडल क्या है, उसका ईयर क्या है, आपने जो है वो जिस कंपनी की गाड़ी ली है उसका मेक तक जो है वो आप बताएं और फिर उसके साथ साथ जो है वो आप जो उसकी इनवॉइस प्राइस बनती है उसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें। फिर इसी तरह जो आप किसी और के नाम पे एसेट ले लेते थे, वो बीवी है, वो बच्चे हैं, वो कुछ भी है, या इसके अलावा जो है वो फॉरेन रेमिटेंस आपको बाहर से आती है, आपको बाहर से जो है वो वेस्टर्न यूनियन के जरिए, कोई आपको जो है वो टैप के जरिए, रिमिटले के जरिए आपको जो है फॉरेन रेमिटेंस आपके बैंक अकाउंट में भेजता है, तो उसकी भी वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वो पूछ रहा है कि जी वो कौन बंदा है, किसने आपको भेजे वो पैसे, कितने पैसे भेजे और उसका आपके साथ रिलेशनशिप क्या है और उसकी जो है वो कंट्री कौन सी है जिधर से उसने वो पैसे भेजे हैं। और उसके साथ साथ अब आपको पीआरसी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा और पीआरसी सर्टिफिकेट लेने के बाद आप उसको जो है वो फिर एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो बता सकते हैं कि ये कहाँ से है पैसे। फिर आपको जो बैंक अकाउंट्स है वो सारे आईबीएन नंबर के साथ डिक्लेयर करने पड़ रहे हैं। और इन सारी चीजों के होते हुए जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और गोल्ड। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लोगों को ये नहीं पता था कि अब इसको क्या करना है, तो उसको भी अब आपको फेयर मार्केट वैल्यू पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जहां तक गोल्ड की बात है तो 1 जुलाई 2023 से पहले हम गोल्ड डिक्लेयर करते थे, लेकिन एज ए लीगल एक्सपर्ट और लीगल कंसल्टेंट मैं अब इस बारे में सजेस्ट नहीं करता कि आपको गोल्ड बिल्कुल भी डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो प्राइस है जो आप डिक्लेयर करते हैं किसी भी स्टेज के ऊपर, फिर जब आप उस गोल्ड को सेल आउट करेंगे और उसकी जो अमाउंट है
वो इतनी ज्यादा डिफरेंशिएट कर जाती है, तो आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तो आप होल्ड कर रहे हैं तब तक तो कोई मसला नहीं, आप 10 साल होल्ड करते रहे। लेकिन जिस दिन आपने उसकी सेल शो करनी है, जी मैंने 2 तोले गोल्ड जो है वो बेचा था, उसके मुझे पैसे आए हैं, तो आपको उसी टाइम जो है वो कैपिटल गेन टैक्स उसके ऊपर भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी आमदनी है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक रिलेटेड इस तरह मैं आपसे शेयर करता हूँ।